ये 180 एकड़ का फार्म है गुरुकुल का, जहाँ पर खेती की जाती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल, फर्टिलाइजर या दूसरा जो पेस्टिसाइड है वो कोई भी इस्तेमाल नहीं की जाती है। और वो तेला भी है, तो आपने घबराने की जरूरत ही नहीं है। तो लो टनल में लगाई गई थी ये सर्दियों में। दूध भी पीने की जरूरत नहीं है, ना दाल खाने की जरूरत है। हम अपन खेत करते हैं ना, सीधा पानी देते हैं। इसमें एक ड्रम इन्होंने ऐसे ही रख रखा है। ये अन्ना है, अन्ना वैरायटी है जी। ये अन्ना वैरायटी है। इसमें 2 किस्में लगाई गई हैं। 3 या 4 साल हो गए इनको। स्ट्रॉबेरी आ गई है। ये स्ट्रॉबेरी है। ये ड्रैगन से भी महंगा है। ड्रैगन से बहुत महंगा फ्रूट आता है। बड़ा महंगा सर ये एवोकाडो। और मैली निकालने के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का केमिकल इस्तेमाल नहीं करते। ये देसी भिंडी है। ये 5 चीजें हुई: गोबर, गोमूत्र, बेसन और गुड़, और 5वीं मिट्टी। ये 5 चीज मिलाकर अच्छी तरह से घुमाते हैं इसको। एक गाय से ही आप खेती कर सकते हो, 2, 3, 4, 5। वैसे तो 30 एकड़ की भी कर सकते हैं। ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ कृषि फार्म गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा। प्राकृतिक तरीके नाल ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ खेती ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂकुल ਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਟੂਰ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ 19 ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਬੂਟੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਾਹਦੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੋਬਰ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ। ਇਹ ਬਾਈ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਆ ਇਹ? अमरूद है। ਅੱਛਾ ਅਮਰੂਦ ਹੀ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਈਵਾਨ ਵਾਈਟ ਇਹ ਕੀ ਆਈਟਮ ਆ ਬਾਈ ਇਹ? ये अलग है वैरायटी ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ताइवान वाइट ਅਮਰੂਦ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ? अमरूद है। ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉਧਰ ਖੜੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। नेचुरल फार्मिंग है। आप सभी का गुरुकुल फार्म पे स्वागत है। ये 180 एकड़ का फार्म है गुरुकुल का, जहाँ पर खेती की जाती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल, फर्टिलाइजर या दूसरा जो पेस्टिसाइड है वो कोई भी इस्तेमाल नहीं की जाती। इसमें हम सिर्फ गाय का जो गोबर से और गौमूत्र से जीवामृत, घन जीवामृत बनाते हैं, उसी से इनकी खुराक पूरी करते हैं। तो ये गुरुकुल का फार्म है, ये कोई सरकारी फार्म नहीं है। आप सभी ने ध्यान करना है। यहाँ पर हर प्रकार की फसल मिलेगी आपको, हर प्रकार के पौधे मिलेंगे, कुछ फ्रूट भी मिल सकते हैं, सब्जियाँ मिल सकती है। हमने कोशिश नहीं करनी है उसको तोड़ने की। ठीक है। हाँ, क्योंकि प्राइवेट है ये। हमारे पे फिर बाद में एलिगेशन आता है कि आप घुमाने लेकर आए थे और हमारा नुकसान करके चले गए। तो ये आप सब सारे समझदार लोग हैं, तो ऐसा काम नहीं करना। ठीक है ना? जो आपने कुछ पूछना हो मैं आपके साथ हूँ, साथ ही रहूँगा लास्ट तक। और आपको जो भी यहाँ पर आपको लगेगा कि इसकी जानकारी होनी चाहिए वो मैं आपको दूंगा। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तो ये जो फार्म है ये यहाँ पर जो अपने देश में सबसे बड़ा फार्म है। ठीक है। आपके लिए बताता हूँ, अपने देश में प्राकृतिक खेती के लिए 15 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं पूरे देश में, अलग अलग स्टेट में। उन सभी को भी ट्रेनिंग यहाँ दी गई है। पहले सब इस पूरे देश से यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आए गए, फिर वो अपने अपने स्टेट में जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं। अपने अपने स्टेट की टीम बनाई गई है। जैसे हमारे यहाँ हम यहाँ देते हैं ना, उसी तरह से हर स्टेट में टीमें बनी गई है। हर यूनिवर्सिटी में भी अब यूनिवर्सिटी में भी लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पर इस सीजन में जो फसलें इस एरिया में लगती हैं, पंजाब हरियाणा एक ही सेम है, कई फसलें मिलेंगी यहाँ पर।
क्योंकि हो सकता है कुछ एरिया में किसी का बाग मिल जाए 200 एकड़ का, 100 एकड़ का, लेकिन यहाँ सारी फसलें हैं, सारी सब्जियां हैं, सारे फ्रूट हैं, जो सीजनल क्रॉप है वो भी सारी है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मिलेंगी। तो इसमें जो प्राकृतिक खेती के अंदर जो सिद्धांत होते हैं कि सबसे पहला इसका सिद्धांत होता है कि आपके पास देसी गाय होनी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद है कि इसमें मल्चिंग का भी काफी रोल होता है। पानी पी लो जी, पानी। हाँ बोतल है तो हैगी भाई कोई। क्योंकि प्राकृतिक खेती अभी ट्रेनिंग उस पे लेवल पे ही है, रिसर्च लेवल पे ही है। कहीं कुछ एक्सपेरिमेंट लगा रखा है, कहीं कुछ एक्सपेरिमेंट लगा रखा है। तो इसलिए हमने वो भी ज़्यादा कोई छेड़खानी नहीं करनी है। हमने सिर्फ देखना है कि इन्होंने क्या यहाँ पर लगा रखा है और इसको किस तरह बेनिफिट उठा सकते हैं, और हम अपने फार्म पे अपने एरिया के हिसाब से कौन सी फसल हमारे यहाँ सूट करती है वो भी हम अगर इस तरह लगाए तो हो सकती है। तो ट्रायल लाने में आप गुरुकुल वाले ला रहे हैं कि ਤੁਹਾਡਾ महकमे का भी कोई योगदान है ਉਹਦੇ ਚ? इसमें महकमे का योगदान यहाँ गुरुकुल में नहीं है जी, लेकिन ये समय समय पर बुलाते रहते हैं सलाह लेने के लिए। इनका जो मैनेजर है वो भी अपने एग्रीकल्चर से ही PhD एक बंदा रख रखा है इन्होंने। वो फार्म मैनेजर है ना, वो बंदा एग्रीकल्चर से ही है, वो PhD बंदा है, वो इनकी देखरेख करता है। 2-3 मैनेजर बना रखे हैं इन्होंने। कोई लेबर का मैनेजर है, कोई फार्म का मैनेजर है, कोई किसी चीज का मैनेजर है। तो इस तरह से अलग अलग उनके मैनेजर बनाए गए हैं। तो उन्हीं की देखरेख में ये कार्य करते आगे कराते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये बाग है, अमरूद का बाग है, इसमें ताइवान की 4-5 किस्में लगाई गई है। इसमें भी एक किस्म नहीं लगाई, 4-5 किस्में लगाई है। 4-5 किस्में लगाने का क्या फायदा है कि एक किस्म 10 दिन पहले फ्लावर आ जाएगा, दूसरी किस्म पे तो हो सकता है 20 दिन बाद फ्लावर आए। तो इस समय अगर 1 महीने का पीरियड होता है फूल आने का, तो 2 महीने चल जाता है। तो उससे जो कीपिंग और टाइम है वो बढ़ जाएगा। मार्केटिंग का टाइम भी जितने दिन ज्यादा फल टूटेंगे वो ज्यादा दिन चलेगा। तो इसका मकसद यही है कि एक वैरायटी लगाने के बजाय हम 3-4-5 वैरायटी भी लगा सकते हैं। इसमें ताइवान इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसकी जो कीपिंग क्वालिटी है वो ज्यादा दिन है। हम इसको रूम टेम्परेचर पे भी ज्यादा दिन रख सकते हैं। अपना हिसार सफेदा या लखनऊ 40 उसके कंपैरिजन में इसको ज्यादा दिन पे इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसके जो हार्ड है ना, जो कवर है वो थोड़ा हार्ड होता है। फ्रूट फ्लाई का फिर की सावधान कर देने के हैं। फ्रूट फ्लाई का तो आपको पता है कि अमरूद के अंदर सबसे खतरनाक इंसेक्ट है फ्रूट फ्लाई। वो कंट्रोल होना असंभव है, केमिकल में भी नहीं हो रहा कंट्रोल। तो इसलिए जो बागवानी डिपार्टमेंट है वो भी यही कहता है कि आप जो गर्मी वाला फ्रूट है वो मत लो, उसको अवॉइड ही करो। नहीं ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ उस यहाँ पर भी गर्मी का अवॉइड करते हैं, फ्रूट नहीं लेते, उसको फ्लावरों को तोड़ देते हैं। या इसकी जो प्रूनिंग है जून में करते हैं, मार्च के बजाय जून में करते हैं, ताकि जुलाई में फूल ना आए। तो उसकी वजह फिर वो फूल नवंबर दिसंबर में आके सर्दियों में आते हैं फिर उसकी वजह से। और बाकी रोकने के लिए अगर जो फ्रूट फ्लाई है उसके लिए ये दूसरे तरीके अपनाए गए हैं। आपने यहाँ पर देखा होगा, इसमें ये लगे स्टिकर लगे हुए हैं, ट्रैप भी लगे हुए हैं, स्टिकर भी लगे हुए हैं। इसमें येलो और ब्लू तरह के जो तख्तियां लगी हुई है ना, हाँ जी, ये स्टिकर बोलते हैं इनको, स्टिकी ट्रैप बोलते हैं इनको। इस पे इंसेक्ट है वो चिपक जाता है। जो पीले वो कलर वाला ये ट्रैप है, इस पे फिर भी इस पे चिपकेंगे, और इस पे फ्रूट फ्लाई भी इस पे आएगी, और इस पे जो अपनी वाइट फ्लाई होती है कपास में आती है तो वो येलो कलर की तरफ अटैक्ट होंगी। इस करके इसका रंग पीला है। स्टिकी है कि गले के इन्हां च फेरोमोन भी हुंदे हैं। फेरोमोन्स का अलग है, ये सिर्फ स्टिकी है। और जो नीले कलर के हैं उसमें जैसे हमारा लीफ माइनर आता है और थ्रिप्स आते हैं, वो नीले कलर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह से कुछ इंसेक्ट हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होंगे वहीं चिपक जाएंगे। तो उससे उनकी कुछ संख्या है वो कम हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम आजकल तो कई प्रकार के फेरोमोन्स भी आए हुए हैं। लाइट ट्रैप भी आते हैं, बल्ब लगाने वाले लाइट ट्रैप आजकल तो रेडीमेड भी आते हैं, उनके साथ ही डब्बा लगा जाता है। लेकिन उनको वैसे आप अपने तरीके से भी लगा सकते हैं, बल्ब भी लगा सकते हैं, वाइट बल्ब। और नीचे आप कोई भी पानी का वो रख सकते हो, उसमें तेल डाल दो थोड़ा सा ऊपर, ताकि जो उसके अंदर गिरेंगे वो उसके अंदर वो मर जाएं, ताकि दोबारा बाहर ना निकले। उसके बाद इसमें एक फेरोमोन्स के ट्रैप लगा रखे हैं। ये जो आप डिब्बे देख रहे हो ना, गोल हाँ, ये गोल वाले लग रहे हैं कई जगह, ये फेरोमोन्स है। ठीक है। इसमें फेरोमोन्स का कैप्सूल लगाते हैं,
वो कैप्सूल हर इंसेक्ट का अलग अलग होता है। फ्रूट फ्लाई का अलग इंसेक्ट आएगा, कोई गोब की सुंडी का उसका अलग आएगा। तो जिस फसल में जिस कीड़े का लगने की संभावना होती है उस कीड़े का ही इसमें वो कैप्सूल लगाना पड़ता है। उसकी ड्यूरेशन होती है कि ये मान लो 1-1.5 महीने वो चलेगा उसके बाद उसको फिर बदलना पड़ता है। वैसे नॉर्मली 1-1.5 महीने में इंसेक्ट का जो पीरियड है वो भी खत्म हो जाता है। तो एक सीजन में अगर एक लगा देंगे तो वो सफिशिएंट ही होता है। तो इसमें क्या होता है, उसमें से फिरामोन्स निकलेंगे और एक एकड़ में हम उसको 8 से 10 जगह लगाएंगे। तो अगर उसमें से फिरामोन्स निकलेंगे तो जो मेल इनके इंसेक्ट होते हैं उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा। वो उसको इधर से स्मेल आ रही है, दूसरी तरफ से दूसरे वाले की आ रही है, इधर से आ रही है। तो जो फिरामोन्स फीमेल से निकलने थे उसको उसकी स्मेल नहीं आ पाएगी, फिर उसकी सेम स्मेल आएगी। तो उसको असली फीमेल को नहीं ढूंढ पाएगा वो जनरेशन। हाँ, उसके असली फीमेल को नहीं अगर ढूंढ पाएगा तो क्या होगा, मेटिंग नहीं होगी, तो उसके आगे जनरेशन रुक जाएगी, प्रोडक्शन रुक जाएगी। हाँ जी, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾਉਣ ਰੈਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ। नहीं आ गई समझ तो आ गई सारा चलो चलो शुरू करो। मान लो उनकी मेटिंग नहीं होगी, आगे बच्चे नहीं पाएंगे। और इसके अंदर कुछ इसके अंदर भी आ जाते हैं, जहाँ डिब्बा लगा हुआ ना इसके अंदर वो सोचेगा यहाँ स्मेल आ रही है तो इसके अंदर ही बैठी होगी फीमेल, तो इसके अंदर भी घुस जाते हैं कुछ कीट। जो इसके अंदर घुस गए वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इस तरह से उनकी कंट्रोल हम प्राकृतिक में करते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये हमने लगाना ही लगाना है। कहाँ मिलते हैं ये आजकल मार्केट बाजार में मिलने शुरू हो गए हैं। क्योंकि छोटी दुकान पे शायद ना मिले, जो बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई ना उन पे ये जो स्टिकी ट्रैप है ये आप खुद भी बना सकते हो। स्टिकी वाले आप खुद भी बना सकते हो, या आप कोई भी गत्ते का ले सकते हो, प्लास्टिक का या कोई कार्डबोर्ड का या लोहे का, किसी भी चीज का आप बना सकते हो। ये 1x1.5 का, और उसको पीला कलर करना है। कलर चमकदार होना चाहिए, जो किलोमीटर स्कीम वाले में लिखा रहता है ना, वो कलर होना चाहिए ताकि दूर से इंसेक्ट को नजर आए। लेकिन उसके ऊपर आप जो स्टिकी लगाओगे वो भी ट्रांसपेरेंट लगाना चाहिए। कभी आपने वैसे तो येलो ले लिया और पेंट कर दिया, वो ग्लू ले लिया, उसका भी रंग काला था, वो ब्लैक कर दिया या नीला कर दिया। वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि नीचे वाला कलर नजर, उनको पीला नजर आना चाहिए, तभी उसके ऊपर कीड़े उसकी तरफ आएंगे वहाँ चिपक जाएंगे। तो इस तरह से हम कीड़ों की संख्या कम कर देंगे। और सबसे पहला प्राकृतिक में क्या है कि इसके अंदर हम गौमूत्र और गोबर का वो करते हैं, तो जहाँ उसकी स्मेल आती है कीड़े वैसे ही कम आते हैं। और दूसरा उसके बाद यूरिया का इस्तेमाल बंद कर दिया हमने फसलों में। जहाँ यूरिया का कम हो गया वहाँ बीमारी कीड़े वहाँ भी घट आएंगे। तो हमने ये चीजें हैं प्राकृतिक में, ये सारी चीजों का कम्बिनेशन होगा तब ही प्राकृतिक हो पाएगी। अगर हम हर साल धान और गेहूं करेंगे तो नहीं हो पाएगी। हमने फसल बदल कर बोनी पड़ेगी। धान गेहूं में तो फिर दोबारा मंडूसी वो कब्जा कर लेगी, वो केमिकल से नहीं मरती, रुक नहीं पाएगी, तो वहाँ हमने फसल बदलनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से हमने फसल बदलनी पड़ेगी और मिक्स क्रॉपिंग करनी पड़ेगी। जैसे ये फार्म है, इसमें ये अमरूद का बाग है। आम किसान तो अमरूद का बाग लगा दिया, बस अमरूद ही खाएगा और कुछ खाता नहीं है ना, ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस। लेकिन यहाँ ये बीच में ये 15-15 फुट जगह खाली पड़ी है। ये पूरी सर्दी इसने सब्जियां दी है, पूरी सर्दी इन्होंने इसमें से मेथी, पालक, धनिया और ये गोभी, मटर और मूली, ये सारी सब्जियां इसमें से ली है सर्दियों में। अब वो खत्म होगी, अब दोबारा फिर इसमें सब्जियां लगा दी। अब इसमें सब्जियां लगाई, वो भी मल्टी लेयर पे लगा रखी हैं। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी 2 लेयर में सब्जी लगी हुई है। नीचे इसके हल्दी लगी है और ऊपर इस पे धनिया लगा हुआ है। हल्दी निकलेगी 50 दिन के आसपास बाद, और 50 दिन में आपका धनिया तैयार हो जाएगा। तो दोबारा ना आपने डोली बनानी, ना दोबारा सब्जी लगानी, एक बार में ही होगी। उसके बाद जैसे ही इसमें जो पानी आएगा वो दोनों फसलों में साथ ही साथ आएगा। उसके बाद जब इसकी आप ये धनिया निकालने का टाइम आ जाएगा, इस दौरान क्या करेगा धनिया, अब धनिया तो फैल जाएगा, तो उसके ऊपर खरपतवार भी नहीं उगने देगा, मल्चिंग का काम भी करेगा, डायरेक्ट धूप भी रोकेगा, तो वो नरम बनी रहेगी। तो उसमें से एकदम से जैसे वो निकलेगा उस दौरान पे ये धनिया उखाड़ने का हो जाएगा। इसको उखाड़ेंगे जड़ समेत उखाड़ेंगे। क्या काम करेगा वो, खुदाई का काम भी करेगा वो काम। तो ये दोनों काम, ये आजकल मल्टी लेयर का भी एक कॉन्सेप्ट है, वो प्राकृतिक खेती में क्या सभी खेतियों में चल रहा है। क्योंकि आजकल जमीन छोटी होती जा रही है, तो हम एक की बजाय 2-2, 3-3 फसलें लें। कई बार ऐसा हो जाता है एक फसल नहीं मिल पाती, कई बार मौके पे बरसात आ गई, कुछ ज़्यादा गर्मी होगी, फूल कम आ जाएंगे,
तो इस तरह से हम मल्टी लेयर का आजकल काफ़ी कॉन्सेप्ट चला हुआ है, और बड़े बड़े शहरों में तो लोगों ने मकानों के ऊपर ही अपना बना दिया, किचन गार्डनिंग में ही कई कई फसलें लेने लगे, सारे साल फसलें लेते रहते हैं। तो इस तरह से इस बाग की जो इनकम है वो इससे लेनी है, वो आपका, ताकि जो अमरूद है वो आपको एक्स्ट्रा इनकम, आपकी प्रॉफिट बना रहे। जो भी खर्चा आया वो हमने इससे लेना है, हमने खेत ये खाली नहीं छोड़ना है, ये किसी टाइम भी खाली नहीं छोड़ते। अब इसके बाद हल्दी आ जाएगी, हल्दी चलेगी फिर पूरे साल। तो सर्दियों में जाकर हल्दी जब पाटने का टाइम आ जाएगा, फिर दोबारा इसमें फिर सर्दी वाली सब्जी, पत्तेदार तो सब्जी पूरी सर्दी चलती है। तो सारी इनकम इन्होंने इससे पूरी कर ली है। तो इस तरह से हमने अपने खेत में जो थोड़ी बहुत जो किसान बाग वाली भी लगाता है, कोई फ्रूट लगाता है, तो इस तरह से भी वो कर सकता है, वो अपने खेत में भी ले सकता है। तो अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। तो सपोर्ट आपने देनी पड़ेगी, ये उसके सहारे खड़ा होगा। इसके ये हमने सपोर्ट लगा दी, और इसके सपोर्ट के चारों तरफ हमने 3 या 4 पौधे लगाएंगे। ठीक है जी। ये बढ़ते चले जाते हैं, हमने इसको सपोर्ट देते रहते हैं, बांधते रहता है कि ये नीचे ना गिरे, ऊपर की तरफ बढ़े। जैसे ऊपर आ जाता है उसके ऊपर फिर ये चक्कर रख देते हैं, ताकि फिर ये चक्कर के ऊपर सहारा ले ले। और इसके ऊपर ये नीचे चला जाता है, ऐसे झुकता जाएगा। तो इसकी कटिंग कर लिया, वरना ये नीचे लग जाता है अगर कटिंग। सर्दियों में हम दिसंबर में कटिंग करते हैं, जहाँ ये लग रहा है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे कटिंग कर देते हैं। ठीक है जी। और बाद में अगर बढ़ाना होता है, इसी से ही पौधे तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी। इसी कटिंग को हम नर्सरी में लगाकर, इसी यहाँ से थोड़ा छीलकर यहाँ से मिट्टी में गाड़ देंगे, और इसी से फिर दिसंबर में लगाएंगे। जैसे दोबारा नई फुटाव आता है ना मार्च में, तो जैसे नया फुटाव आएगा तो इसमें से अपने आप ही फुटाव शुरू हो जाएंगे और नीचे जड़ें बननी शुरू हो जाएगी। तो इसी से अगर आपके 2 पौधे, 1 पौधा आप मार्केट कहीं से भी ले आओ, उसी से आपकी पौधी तैयार हो जाएगी। तो जैसे ये तैयार हो जाता है, ये फ्रूटिंग का इसका टाइम है, ये गर्मी में ही फ्रूट देता है। ज़्यादा इसका जो टाइम है अप्रैल से लेकर नवंबर तक फ्रूटिंग देता रहता है। अब 4 आ गए, 4 ये टूट गए, और फूल आ गए, फिर फूल लगातार चलते रहते हैं अक्टूबर नवंबर तक। ठीक है। तो इसलिए ये 7-8 महीने फ्रूट देता है। ये 1-2 महीने में नहीं, पूरी गर्मी फ्रूट देगा। सर्दी में फ्रूट नहीं आएगा। सिर्फ सर्दी में इसको खतरा होता है, ज़्यादा ठंड जब पाला पड़ जाए, हाँ जी, उसका खतरा है इस पर, क्योंकि इसमें फंगस लग जाती है। सिर्फ वो ही इसमें नुकसान पहुंचाती है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। उस समय फंगस लग जाती है, उस समय जो अपनी लस्सी होती है ना, खट्टी लस्सी, हाँ जी, 4-5 दिन पुरानी, उसका स्प्रे करते हैं तो उससे फंगस रुक जाती है। या हम देसी गाय के गौमूत्र का भी स्प्रे करते हैं। ठीक है जी। तो इसकी वजह इन दोनों चीज़ों से हम इसका स्प्रे करेंगे तो फंगस की रुक जाएगी। और दूसरा, थोड़ा सा फिर सपोर्ट देनी पड़ेगी। हाँ जी, ये लगा रखिए ना, ये इसका कारण यही है कि ज़्यादा टेम्परेचर जब बिल्कुल 2-3 डिग्री से आ जाए तो उसको रोकेगी, और जब टेम्परेचर 50 के आसपास पहुंच जाए हाँ जी, तब भी डायरेक्ट रोके। सिर्फ उस समय दौरान एक्सट्रीम लो पे और एक्सट्रीम ऊपर जब चला जाता है, वहाँ पर थोड़ा नुकसान होता है। बाकी बीच में इस पर कोई नुकसान नहीं। रफ एंड टफ पौधा है, इस पर ना ही कोई इंसेक्ट बैठता है, हाँ जी, ना इस पे कोई पक्षी बैठता है, ना इसको कोई पशु इसके आसपास लगता हाँ है, जी, क्योंकि कांटे हैं इस पे। हाँ जी, तो इसलिए इस पे ये बड़ा, और इसका जो फ्रूट है उसको भी पक्षी नहीं खाते, क्योंकि हार्ड होता है, ऊपर से काफ़ी हार्ड इसका होता है। तो इसलिए एक बार लगाने से अपने आप फ्रूट दे, हाँ जी, नहीं खा पाएगा। वो हार्ड होता है काफ़ी, इसका ऊपर वाला है ना कवर, वो भी काफ़ी छिलका और मोटा भी होता है। उसके नीचे उसकी चोंच है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। छिलका मोटा भी होता है और हार्ड भी होता है। तो इसलिए ये एक बार लगाने से 15 से 20 साल तक फ्रूट देता रहेगा। एक पौधे पे 25-30 आ गए, एक की हम अगर 100 रुपये भी कीमत लगाएं तो 3000 का हो गया। बस किलो च 2 ही चढ़ जाएगी, हाँ, 200 रुपए किलो। हाँ बिल्कुल, 200-150 से कम तो आता ही नहीं। वो 200-250 रुपए तक हो जाता है। तो वैसे ही है, 100 रुपए का फीस बिकता है। हाँ जी, तो इसलिए बोलते हैं अगर इसे 25 आ गए तो 2500 की होगी, 30 आ गए 3000 की होगी। तो इस तरह के पौधे पे 20 से 25 आराम से आ जाते हैं। कितने टाइम का तो बूटा ये- फ्रूट देने लग गया जी? ये पहले साल से ही देना शुरू कर देगा। अगर आप जुलाई अप्रैल में लगा दोगे तो अगले अप्रैल मई में फूल आने शुरू हो ਹੁਣ ਜੇ जाएंगे। ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਈਏ? नहीं नहीं नहीं, इसको पौधे तैयार करनी पड़ेगी। ਅੱਛਾ, दिसंबर में इसको आप यहाँ से कट कर पौध लगाइए, उसमें से फुटाव शुरू हो जाएगा, नीचे जड़ें शुरू हो जाएंगी। फिर आप उसको कभी लगाइए, फिर चाहे उसको अप्रैल में लगा लीजिए, चाहे उसको, या उसको फिर जुलाई तक आप नर्सरी में रखिए। जुलाई के बाद बरसात शुरू हो जाती है ना, ठीक ये उसके बाद लगाइए, फिर तो आप कभी लगा सकते हो। लेकिन पौध आपने दिसंबर में इसकी शुरू लगानी पड़ेगी। हाँ, ये इसमें काफी आजकल ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਨਰਲ हाँ काफी मिनरल विटामिन है, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, इसीलिए तो कॉस्ट है। ਡਰੈਗਨ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਦੇ। हाँ हाँ।
ਇਹ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਮੰਨ ਲਓ हाँ हाँ ਨਰਸਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ हाँ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਲਣਾ ਪਊਗਾ हाँ थोड़ा छील दो, अगर बिगाड़ छीलोगे तो भी लग जाएगा। हाँ लेकिन छील दोगे तो और ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है जी। हाँ तो क्यों फिर लगाने में भी आसान रहेगा ना, थोड़ा आगे से पहनना हो जाएगा थोड़ा सा, तो लगाने में भी आसान रहेगा। ठीक है तो इसलिए यहाँ से इसको हटा दो ऊपर वाले को। ਉਹੀ ਸਿੱਲੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਬੂਟੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? इसको तीन साल हो गए। 3 साल का पौधा है, तो गुरुकुल की अच्छी इनकम आ रही है इसी से, रास्ते से। तो इसलिए इन्होंने देखा ये रास्ते से इतनी अच्छी इनकम दे रहा है, तो इन्होंने अब की बार अलग एकड़ में लगाया है। अब तक इनके पास कोई भी एक किला नहीं था, अब की बार इन्होंने 2 एकड़ इंटरक्रॉपिंग भी हो जा सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल, आगे दिखाएंगे इसमें। डॉक्टर साहब हाँ जी, इसका मेथड बताइए, ये क्या काम करता है नीचे? ਇਹ ਡਰੈਗਨ ਦਾ ਫਰੂਟ ਸੀਗਾ ਇਹ। ये जो फ्लावर है ना, ये गेंदा है, ਹਾਂਜੀ 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 ये मित्र कीटों को अट्रैक्ट करने के लिए लगाते ठीक है हैं। जी। ठीक है ना, तो मित्र कीट आएंगे इसके लिए। अगर उनको यहाँ आसपास कोई शत्रु कीट बैठा मिलेगा तो उसको भी वहाँ वो कंट्रोल करेंगे। ਇਹਦੀ प्रोटेक्ट इसका मेन मकसद यही है। दूसरा इसके साथ साथ ये लहसुन लगाए हुए हैं। ਹਾਂਜੀ लहसुन की जड़ों में से ਗੰਦ वो निकलती है, उसकी वजह से कुछ इसके अंदर कुछ कीड़े होते हैं जो जड़ों वाले, ਸਮੈਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ मतलब ਸਮੈਲ तो उसकी वजह से वो कीड़े उस पर नहीं आ पाते। इसकी वजह से ज़्यादातर इनमें ये भी लगा रखे हैं इसको रोकने के लिए। निमेटोड आते हैं जड़ों में, निमेटोड को रोकने के लिए इसमें ये लहसुन काम करता है। काम करते नहीं, हाँ हाँ, वो गेंदा जरूर लगाते हैं। कारण यही है। और वो तेला भी है, तो आपने घबराने की जरूरत ही नहीं है। वो एक दिन में 100 खा जाती है, 100 खा जाती है वो एक दिन में। तो दोनों तरफ भी है, और रेंगने वाली भी है और उड़ने वाली भी है। हाँ, रेंगने वाली उन्हीं के बच्चे हैं वो। हाँ उन्हीं की वो है, लार्वा है उसका वो। ਪਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਪੰਖ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उस खेत में वो है ना तो स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसान क्या करते हैं उनको पता नहीं होता। ਉਹ ਪੁੰਡੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਰ और क्या पता बूंदी कोई देख के 2 बूंदी नजर आ गई और डोली ले आते हैं शाम को और स्प्रे मार देंगे। हाँ हाँ, तो लो टनल में लगाई गई थी ये सर्दियों में, सर्दियों में लगाई गई थी। इसके ऊपर टनल थी, वो कवर था ना नेट वाइट वाला, उसके अंदर ट्रांसपेरेंट होता है, वो मक्खी को रोकता है और सर्दी को रोकता है। इस वजह से ये सर्दी में लगा दिया गया था। अब जैसे जैसे सर्दी कम हो गई उसको हटा दिया। ये तार लग रही है ना, ये इसीलिए लगाया गया था, इसको सपोर्ट देने के लिए। वो लो टनल आगे भी लगा रखी है, और ये सर्दियों में टमाटर और ये शिमला मिर्च पे ये लगा गया था, वरना फिर शिमला मिर्च अब लगानी पड़ती। अब लगाते हुए 1 महीने बाद फूल आने शुरू हो जाते। इसमें अब देखो लगाते इसमें फूल आने शुरू हो गए। अब रेट ठीक है, ठीक रेट भी ठीक मिल जाएगा, क्योंकि सब्जियों का तो 10 दिन का ही खेल हो जाता है। कई बार 10 दिन पहले आ गई तो 10 दिन में ही उसके पैसे पूरे हो जाएंगे। 10 दिन के बाद क्या पता कोई इसको खरीदे ही ना, इतना रेट डाउन आ जाता है। तो इस वजह से इनकी की वजह से हम 10 दिन पहले या 10 दिन लेट तक भी ले सकते हैं। हाँ, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी में नहीं चलनी थी। अब ये सर्दी में अच्छी ग्रोथ कर ली है, अब इन्होंने इसको हटा दिया। अब ठंड नहीं रही, अब तो बाहर भी उतना ही ग्रो करेगा, अंदर भी उतना ही ग्रो करता। तो इसलिए अब उसको हटा के, अब देखो साथ ही साथ आने शुरू हो गए। हाँ जी, अब इसको टनल हटाए को 15 दिन हुए हैं, 10 या 15 दिन। अब इस पे मिर्च आ भी गई है। लोड अपनी है मल्चिंग होगी ना, बस वो ढकिया गया ना, पानी की घट लोड पैंदी सही में लगाएंगे। इसके बाद ये बेल वाली लगेगी, यहाँ पर बांस लगाएंगे फिर बाद में, उनको बांस पे चढ़ा देंगे फिर। कोई ऐसी लगाएंगे कद्दू कुद्दू तोरी? हाँ हाँ, इस पे घिया तोरी कल्दू वही चलेंगी। बांस लगाएंगे, उन बांस के ऊपर चढ़ाएंगे उसको। ये हाँ, ये उस बांस के लिए तैयार किया है ਇਹ इन्होंने। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਭਿੰਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक ਕੀੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੱਖੀ ਦਾ। मक्खी का है, प्रोटेक्टिव क्रॉप है। जो कीड़ा आएगा वो इस पे बैठने के बजाय पहले मक्खी पे आएगा। बस इधर रुका हाँ हाँ, वो मक्खी पे ही उड़ जाएगा, वो अंदर कम वो कर पाएगा। तो इसका यही कारण होता है, इस करके हम मक्खी लगाते हैं ज़्यादातर चारों तरफ। मक्खी, ये भिंडी है, मक्की दी बाड़ भिंडी के चारों तरफ बाढ़ मक्खी की करी है, ताकि जो कीड़ा है वो मक्की में आ जाए, भिंडी आपकी सेफ आ जाए। क्यों कीड़ा मक्खी को ज़्यादा पसंद करता है। मॉडल बोल रहा है इसको, आगे ना जंगल मॉडल जी, ये जंगल मॉडल लगाया है 4 जुलाई 2025 में, अभी 6-7 महीने पहले लगाया गया। वैसे हम अगर कोई भी बाग लगाते हैं, एक प्रकार की फसल लगाते हैं, है ना। ये नींबू का बाग है, ये अमरूद का बाग है, ये नाशपाती का है, या आलू बुखारे का है, किसी का है। लेकिन उसमें आप देखते होंगे, अगर हम चीकू का बाग लगाते हैं तो चीकू कितने साल बाद फ्रूट देता है? लगभग 5-6 साल के बाद फ्रूट आना शुरू होगा। नाशपाती देगी 4 साल के बाद फ्रूट देगी।
तो यहाँ पर ये जंगल मॉडल इसलिए कह दिया गया है इसको, इसके अंदर मिक्स कर दिया है सारा चीज। इसके अंदर जो भी पत्ते गिरेंगे, जो भी इसका टहनियाँ गिरेगी, वो इसके अंदर ही गिरेगी और वो खाद का काम करेगी। इसके अंदर ये चीकू लगाया है यहाँ पर कॉर्नर पर, और 36 फुट पे दोबारा चीकू इधर लगाया है, और 36 फुट पे इधर लगाया है, यानी 36 फुट पे ये चीकू लगाया है। चीकू देगा फ्रूट लगभग 6-7 साल के बाद, इतना इसका कैनोपी बनेगी, ये फैलेगा तो 5-6 साल ले लेता है। उसके 36 के बीच में 18 हो गया ना, 18 फुट पे लगाया है नाशपाती, ये वाली लाइन, ये नाशपाती की लगा दी, ये चीकू की लगा दी। और उसके बाद फिर 9 पे आ जाओ, 9 पे फिर अमरूद लगा दिया। अमरूद भी आपका दूसरे साल तीसरे साल देना शुरू हो जाएगा। और बीच बीच में जो ये फिर 9 का फिर भी रह गया डिफरेंस, उसके बीच में फिर ये सहजन लगा दी, केला लगा दिया, और ये लगा दिया पपीता। तो ये तो हमारा 5 साल के बाद फ्रूट देगा। नाशपाती हमारी देगी 4 साल के बाद फ्रूट। अमरूद देगा 2.5 से 3 साल के बाद। लेकिन पहले 2 साल तो फिर खाली रह गया आपका खेत। उस पहले 2 साल को भरने के लिए इसमें केला और पपीता लगाया गया है। तभी तक कोई छाया नहीं है किसी प्रकार के फ्रूट की, तो उनकी अच्छी पैदावार होगी। तो उनकी पैदावार लेंगे। और उसके बाद केला, आपने सभी पता, जब केला पक जाता है तो क्या करते हैं, केला हम काट के लेते हैं और केले को नीचे से काट देते हैं, बांट देते हैं, और उसको वहीं गिरा देते हैं। वहीं गिराएंगे, वो पोटास का भरपूर सोर्स है वो, तो वहीं दूसरे पौधों को भी खुराक मिलेगी। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੇਲੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नहीं, हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। केला तो अपने नॉर्थ में तो सारे सभी जगह होता है। हाँ, होता है, बढ़िया होता है। हाँ, गुजरात वैरायटियाँ अलग अलग काफ़ी हैं। डॉक्टर साहब ये पपीता आजकल कंप्लीट फूड बोलने लगे हैं इसको, सारे डॉक्टर भी इसको रिकमेंड करने लगे हैं। ये इसमें प्रोटीन भी है, इसके अंदर कैल्शियम भी इसके अंदर है, और इसमें सभी प्रकार के तत्व हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए। आजकल पहले कहते हैं ना, जो पालक खाओ, ये खाओ, दो आजकल एक कहते हैं कि ये खाओ बस, और कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है, दूध भी पीने की जरूरत नहीं है, ना दाल खाने की जरूरत है। तो इसका पाउडर और इसकी फलियां, हर चीज़ इसका इस्तेमाल होती है काम में। हाँ, तो इसकी जो अपने एरिया के अंदर इसकी ग्रोथ है वो भी बड़ी फास्ट है। ये एक मान लो कितने दिन हुए इसको लगाए को, ये अभी तो काटा है, अभी ये पूरा लंबा हो गया था, इसको काटना पड़ा है। तो इसको हर साल काटना पड़ेगा इसको रोकने का, वरना ये तो यही छाया कर देगा, दूसरे फ्रूट तो होने भी नहीं देगा। दरख्त ही बन देगा। हाँ, बिल्कुल इसको काटना पड़ेगा। तो इस जैसे जैसे आपके अमरूद देना शुरू कर देंगे ना, फ्रूट नाशपाती देना शुरू कर देगी, इसकी कैनोपी बननी शुरू हो जाएगी, छाया आनी शुरू हो जाएगी, उस दौरान आपका पपीता और केला खत्म हो जाएगा। तो आपने फिर वो खत्म कर देने हैं धीरे धीरे। तो इस तरह से हमने ये इसी करके लगाई। वो पहले 2-3 साल वो देंगे, उसके बाद फिर दूसरी फसल आपकी सीडी है। ये मैनेजर है यहाँ के, और आपकी जो पंजाबी वाली है ना, वो भी शायद थोड़ी समस्या जो मैं नहीं कर पा रहा था वो करेंगे। डॉक्टर साहब इनको किस्में और इसके बारे में थोड़ा सा बता दिए जी। आपकी लैंग्वेज में, पंजाबी में बताना है, हिंदी को 2 दिन हो गए सुनते हुए इनको। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜੰਗਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੂਟੇ ਆ 36 ਬਾਈ 36 ਅਸੀਂ ਬਲੋਕ ਬਣਾਏ ਪੂਰੇ ਕਿਲੇ 'ਚ। ਮੇਰੇ 5 ਜਾਂ 5.5 ਬਲੋਕ ਬਣ ਗਏ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰਡਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 36 ਬਾਈ 36 ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੂਟੇ ਲਾਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਇਆ ਜਾਂ ਕੈਨੋਪੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਸਾਲ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਲ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ 7-8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਬਾਏ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਾਏ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੇ। ਵੱਡੇ ਬਾਏ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਅੰਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੀਕੂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੀਚੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣਾ ਜੀ। ਅੰਬ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੀਕੂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ 36 ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨਾ ਬੈਠੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? 18 ਫੁੱਟ। 18 ਇੱਧਰ ਤੋਂ 18 ਇੱਧਰ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਬਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਲੂਗੇ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਧੁੱਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ, ਆੜੂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਟਰਸ ਵਾਲੀ ਫਸਲ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 18 ਫੁੱਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਜੀ ਤੇ 18 ਫੁੱਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਾਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, तो 5 साल बाद फल ते आऊँगे। उदों तक क्या हो गया, साड़ी 18 फुट इधर जगह खाली है, 18 फुट इधर जगह खाली है, तो असीं चले गए हुण सेंटर विच 9 फुट ते उत्थे असीं थोड़े ਜਿਹੇ छोटे बूटे लाए। छोटे बूटिਆਂ ਵਿੱਚ क्या आजूगा तुहाडा जी, अमरूद। अमरूद भी हाई डेंसिटी प्लांटिंग वाला ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਣੇ ਲੱਗਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਸਾਡੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਈਵਾਨ ਪਿੰਕ, ਤਾਈਵਾਨ ਵਾਈਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਰੈੱਡ ਡਾਇਮੰਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਡਾਇਮੰਡ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਕੈਨੋਪੀ ਛੋਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਅਗਰ ਸਫੇਦਾ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸੁਰਖਾ ਲਾਈਏ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੂਟੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਬਾਗ ਦੇਖੋਗੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ 9 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੂਦਾਂ ਨੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੋਪੀ ਬਣਨੀ ਉਹ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੈਨੋਪੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਫਲ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਮਰੂਦ ਤੇ ਜੀ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, 9 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਪੀਤਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਪੀਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਉੱਥੇ ਪਪੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਫੇਦ ਮੱਖੀ ਵਾਲੀ ਕਰਲ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੇਲ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਬਾਇਆ ਫੈਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, 4.5-9 ਫੁੱਟ ਵਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਡਾ 9 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ 9 ਫੁੱਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਬੂਟੇ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛਾਇਆ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਲਦੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਗੀ, ਅਰਬੀ ਹੋਗੀ, ਅਦਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਾਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੂਗੇ ਜੀ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ, ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਖਾਦ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਹੈਂਡ ਵੀਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੋਇਡਸ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 18 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬੈਠੇਗੀ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਡੰਡੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ? ਇਹ ਸੈਜਣੀ ਜਾਂ ਚੁਹੰਜਣਾ ਜੀ, ਮੋਰਿੰਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਜੀ, ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬੂਟਾ ਫੈਲੇਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਫਲੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਚਾਰ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਚਭੂਤ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰੂਗੇ ਨਾ, ਇੰਜਰੀ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਨੇ ਗੋਂਦ ਵੀ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਗੋਂਦ ਵੀ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, दूसरी फसलों ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ न्यूट्रिशन मिलेगा जी। लेकिन इसलिए ये है, अगर मान लो कई बार क्योंकि बरसात आ गई तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर बरसात ना आती तो हो सकता पानी देना पड़ता, तो फिर यहाँ से खोल के पानी दे लेते। इसमें सबसे पहले तो ये लाइनिंग पे सोइंग कर रखी है, एक लाइन छोड़ के जब भी पानी आएगा इसमें 50% से भी 70% पानी की बचत हुई है, क्योंकि इसमें उस लाइन में पानी आएगा, फिर ये लाइन छोड़ के अगली में पानी आएगा, तो इतनी दूर तक मान लो सिर्फ 2 ही लाइन में पानी आया है। हाँ, तो क्योंकि गेहूं को पानी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नमी की ज़रूरत है। नमी धीरे धीरे इसमें पहुंचेगी, वो खाद का काम करेगी। अगर पानी गेहूं में खड़ा रह गया एक दिन के लिए भी तो वो उसमें नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर वो स्थिति है ही नहीं कि इसमें नुकसान पहुंचाएगा। हम अपन खेत करते हैं ना, सीधा पानी देते हैं, उसमें जहाँ पानी खड़ा ही रह जाता है खेत में, जहाँ भी पानी खड़ा होगा वहाँ अपने गेहूँ अलग ही नज़र आती है, वहाँ दब जाती है, और वो दबेगी तो वो पैदावार पे असर करेगी। इसका पैदावार अब कितना आ रहा है बताते हैं। तो इसमें एक लाइन में ये चना लगा रखा है ना, तो जो चने का काम है वो इसकी जड़ों के अंदर नाइट्रोजन बढ़ाना है। बैक्टीरिया है इसके अंदर, राइजोबियम, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन खींचेगा और गेहूं को वो नाइट्रोजन मिलेगी। इसके अंदर बाकी हमने जो बिजाई करी है, बिजाई करते समय इसमें 10 क्विंटल घन जीवामृत डाला है नीचे,
घन जीवामृत 10 क्विंटल डाला है। उसके बाद इसकी बिजाई करी गई है, ये इसकी ये मेड़ बनाई गई है। उसके बाद जब पहला सिंचाई का टाइम आया उस समय भी 1-1 क्विंटल बिखेरा है इसके ऊपर ही। और पानी जब पहला पानी दिया है उसमें वो जीवामृत चलाया 200 हाँ जी, हाँ पर एकड़ 10 क्विंटल पर एकड़। और जो जीवामृत चलाए हैं वो 200 लीटर चलाते हैं पर एकड़ में। वो हर पानी में जब भी पानी लगाएंगे उस पानी के साथ ही 2 लीटर पानी, हाँ नक्के के रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। एवरेज कितने पानी हो गए होंगे? 3? इसमें 3 ही लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 3 लगे, क्योंकि बरसात भी एक बार बीच में उसने भी एक पानी रोका है। गुरदीप फोटो करना। देखिए इसमें है पानी क्या, प्लांट आ गया वरना फिर अंदर वो फ्रिज रखा है। जीवामृत प्लांट होगा ना 5000 लीटर का होगा। 5000 ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਦੋ 500 ਲੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਆ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ 1000 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ 5000 ਲੀਟਰ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਡ੍ਰਿਪ ਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਲੀਟਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸੀ ਜਿੰਨਾ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋ। हाँ ये ऑटोमेटिक प्लांट है सारा इसमें ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁੜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 37 ਕਿਲੋ, ਮਿੱਟੀ 5 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਘਣ ਜੀਵ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यहाँ पर ये डायरेक्ट अगर ड्रिप में भेजना होता है तो ड्रिप में चला जाता है, अगर वैसे खुले में पानी देना है तो उसमें भी चला जाता है। ये यहाँ पर फिल्टर के द्वारा साफ होकर उसमें जाता है। इसमें फिल्टर लगे हुए हैं ऊपर, और आगे ऊपर टंकी भी रखी हुई है। जो बिल्कुल अगर ड्रिप में भेजना तो टंकी में साफ़ करके पहले वहाँ इकट्ठा करेंगे, उसके बाद ड्रिप में भेजेंगे। अगर हमने ड्रिप में नहीं भेजना है, सीधा छोड़ना है, फिर उस टंकी में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको डायरेक्ट यहाँ से वहाँ पे आगे एक टंकी रखी गई है, उसमें पानी चलता रहता है। वहाँ पर भी जो अपने घरों में टंकी होती है ना, उसके ऊपर बाल लगी होती है, भर जाती है, बंद हो जाती है, उसमें एक ड्रम इन्होंने ऐसे ही रख रखा है, उसमें पानी चलता रहेगा। वो जैसे पानी जाएगा तो नीचे आ जाएगा पानी, फिर पानी शुरू हो जाएगा चलना, थोड़ा पानी ऊपर आ जाएगा, बंद हो जाएगा। बगैर फिल्टर के भी डाल सकते हैं। अगर वो ओपन में जा रहा है तो उसमें फिल्टर की जरूरत नहीं है फिर तो, अगर डायरेक्ट खेत में ऐसे करना है अपने, जैसे हम ड्रम बनाएंगे ना। लेकिन इसके बारे में क्योंकि हम आपको बना के ही दिखाएंगे, आगे फार्म में ना बना के दिखाएंगे, एग्जैक्ट जो डिटेल है ना वहाँ बताएंगे, वहाँ मौके पे बनाएंगे भी और वहाँ बताएंगे। हाँ ये तो यह प्लांट बड़ा है, तो यहाँ पर 800-900 बीघे ज़मीन है, इसलिए इतने बड़े प्लांट की ज़रूरत है। वरना एक किसान तो अपना ड्रम में ही बना लेता है, वो भी कुछ अन्ना की जगह हरमन 99 भी लगा देते हैं। वही हाँ दोनों रहती है। होगा सर ये 3-4 साल नहीं ज़्यादा हुआ है। हाँ 3 या 4 का ही है, हाँ 3-4 का ही है। साइज वो इतना आना है, वो इतना भी नहीं आना, फिर इतने रह जाएंगे, बेर आ जाएंगे फिर तो, फ्रूट पे नहीं आएगा। हाँ फिर तो बेर रह जाएगा उसका साइज। एक आधे आगे सेब आ गई जी। हाँ सेब है। ये फिर कटेंगे तो ये कम मेन ब्रांच होंगे एक साइड में, तो किਵੇਂ ਕੱਟਦੇ हैं? हाँ वो भी इसका कुछ सिस्टम होता है, एक मेन छोड़नी है, उसके बाद 2 छोड़नी है, 3 छोड़नी है। ये मेन केडी हाँ वो तो जो मैनेजर है जी वो बताएंगे, क्योंकि टेक्निकल बंदा। वैरायटी है सर, ये अन्ना है, अन्ना वैरायटी है जी। हाँ ये अन्ना वैरायटी है। इसमें 2 किस्में लगाई गई हैं, एक अन्ना एक डोरसेट है। तो इसमें मेल फीमेल का फ्लावर अलग अलग होते हैं। तो अन्ना में इसमें ये फ्रूट सेटिंग होती है। इसका जो गोल्डन कलर का फ्रूट आता है, साइज एक खट्टा मीठा टेस्ट रहता है उसका, और हो जाता है अपने यहाँ भी अच्छी तरह से, अच्छी पैदावार। अब की बार देखो फ्रूट काफ़ी लगे हुए हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मौसम मींह ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਆਗੀਆਂ ਕਣੀਆਂ। आ जाओ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਡੋਡੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। 3 या 4 साल हो गए इनको। ये केला है, ये जो केला पक गया उसको ये काटते रहते हैं। ਕਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬਾਈ ਹਨਾ। वहाँ जी ना ये पता नहीं कौन सी वैरायटी है, हो सकता है ਕਿਵੇਂ वही ਲੱਗਿਆ हो। ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਜਮਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਾਓ ਹਨਾ। वो वापिस सिरे पे पहुँच गए लास्ट में, और वापिस आ रहे हैं वो तो। हाँ वापिस आने की जरूरत नहीं है। गेंदे ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਸਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ वो नहीं भीगेंगे बारिश में। ਡਰੈਗਨ ਬਹੁਤ ਲਾਏ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਡਰੈਗਨ ਲਾ ਛੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵੀ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵੀ, ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਡਰੈਗਨ ਲਾ ਛੱਡੇ। ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਸਣ ਲਾ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਵਿੱਚ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਛੱਡੇ ਆ।
ਲਸਣ ਲਾ ਛੱਡੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਮਾਟੋਡ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲਸਣ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਨੀਮਾਟੋਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਾਫੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਹਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਹਾਂ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਜੀ। ਧਨੀਆ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੂੰ ਗੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੇਂਦਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। जहाँ अपने इधर अपने यहाँ तो अभी नहीं मिलेगा। ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟ ਲੈ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। स्ट्रॉबेरी अंजीर ये स्ट्रॉबेरी आ गई उधर। ये हाँ ये स्ट्रॉबेरी है। ये ड्रैगन से भी महंगा है। हाँ केड़ा जी? ड्रैगन से बहुत महंगा फ्रूट आता है। बड़ा महंगा सर ये एवोकाडो। एवोकाडो। वापिस वो परली बिल्डिंग में जाएंगे, बस में बैठ के आ जाइयो, फिर बस में बैठ के आ जाना इधर। बस इधर हाँ उधर ही आएगा। नीमू आ गया शोब्रो ਤੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਣੇ ਜੇਬ ਚ। हाँ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੀ? गुड़ और शक्कर कैसे बनाते हैं, ये उसकी विधि बताते हैं कि गुड़ और शक्कर हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर ये हमारा कोल्लू है रस निकालने का, दूसरी साइड में यहाँ पे रस निकलता है और पाइप के द्वारा रस यहाँ पर आ जाता है। ये हमारे 3 कढ़ाई हैं। पहले कढ़ाई में रस आएगा, उसके बाद रस यहाँ उबलेगा, उबल रहा है यहाँ पर रस, और जैसे जैसे रस उबलता रहेगा ये मैल ऊपर आता रहेगा। मैली निकालने के लिए मैल ऊपर आता रहेगा, और मैली निकालने के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का केमिकल इस्तेमाल नहीं करते। ये देसी भिंडी है, ये देसी भिंडी घोल रखी है, ये इसका रस, यही रस इसमें डालते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, नेचुरल तरीके से जो भी मैल है वो सारा ऊपर आ जाएगा। उसके बाद उसको मैल को निकाल देंगे। जब यहाँ साफ़ हो जाएगा फिर इसको अगले कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे इसी माल को। इसमें भी कुछ मैल रह जाता है, जो रह जाएगा उसमें दोबारा फिर ये डालकर ये शकलाई बोलते हैं इसको, वैसे शकलाई बोलते हैं, हम देसी भिंडी बोलते हैं। जब इसमें ये सारा रंग बिल्कुल साफ हो जाएगा, कोई मैल नहीं रहेगा, उसके बाद फिर इसको तीसरे में फिर करेंगे जब कोई मैल नहीं रहेगा। तीसरे में जाएगा फिर वहाँ पर ये गाढ़ा होगा, उबल उबल के गाढ़ा हो जाएगा। उसमें से अगर गुड़ बनाना हो तो हम उसको ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे। अगर गुड़ नहीं बनाना, शक्कर या चीनी देसी खांड बनानी है तो उससे थोड़ा पहले उसको देसी खांड के लिए वहाँ एक निकालेंगे उसको अलग, इस तरीके में। अगर लेकिन गुड़ बनाना है तो वहीं हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सख्त हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से हम ट्रे में डाल देते हैं। जिस साइज़ का आपने बनाना है उसको उस साइज़ का बनाकर उसकी पीस काट लेते हैं। लेकिन अगर आपने देसी खांड बनानी है तो उसके बाद यहाँ से ये सॉल्यूशन लेकर, वो मशीन रखी है ग्रीन वाली, ठीक है जी, उसमें डालते हैं। फिर वहाँ पर भी मोटर लगी हुई है, उसकी वजह से वो पूरे 24 घंटे घूमती रहती है। जो यहाँ से रस निकाला है गाढ़ा हुआ वो उसमें घूमता रहेगा, उसमें दाने बन जाएंगे, जैसे देसी खांड के दाने होते हैं ना, वो दाने बन जाएंगे। उसके बाद उसको वहाँ से निकाल कर दूसरी मशीन में निकाल के उसके में से जो सीरा है वो अलग कर देते हैं, देसी खांड अलग रह जाती है। तो ये तो हुआ देसी खांड बनाने का तरीका। गुड़ बनाने का इसमें से सीधा हो जाता है। शक्कर बनाने के लिए इसमें मीठा सोडा है ना, शक्कर बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं उस समय मीठा सोडा डालना पड़ता है, बाकी और कोई भी केमिकल इसमें नहीं डलता। क्योंकि मीठा सोडा भी इसलिए डालना पड़ता है, वो शक्कर जैसा खिल जाएगा, वरना तो फिर गुड़ बन जाएगा। उसको अलग करने के लिए उसमें सिर्फ शक्कर में मीठा सोडा होता है, वरना चाहे आप चीनी हो, ये देसी खांड हो या गुड़ हो, वो तो क्या ये बताएंगे कितनी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹ। हाँ, ये देसी खांड बनाने की विधि है। इसमें जो ये वहाँ से हम जो रस है वो गाढ़ा होने के बाद इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर ये मशीन चलती है 24 घंटे स्लो स्पीड में। जैसे पूरी रात चलेगी ना, इसमें देखो ये थोड़ा दानेदार बन जाता है जी। उसके बाद फिर इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद फिर हम यहाँ से निकाल कर उस मशीन में डालते हैं इसको। उसमें से फिर सीरा अलग हो जाएगा, फिर सफ़ेद रंग की चीनी रह जाएगी खांड, वो देसी खांड है।
फिर उसको सुखा करके डब्बों में बंद कर लेते हैं और सेल करते हैं। तो इस तरह से इसमें किसी प्रकार का केमिकल मिक्स नहीं करते। कई बार मार्केट में है ना, किसी का कलर थोड़ा सा डार्क होता है, किसी का वो तो कहते हैं इसमें केमिकल है, इसमें वो ऐसी कोई बात नहीं है। इसी से आप कितना साफ़ कर देते हो, उसके बाद उसमें डालते हैं ना, जितना साफ़ करना उतना ही उसमें पानी डाल दो, जितना पानी डालोगे उतना ही उसका कलर साफ़ हो जाएगा। वो कई बार दुकानदार गुमराह करते हैं, देखो इसका कलर ये नेचुरल है, इसका कलर इसलिए इसका थोड़ा डार्क है, वो कोई उससे कलर से उसका कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं है कि ये केमिकल है या इसमें प्राकृतिक तरीके से बनाया गया है। तो ये प्राकृतिक तरीके से भी बिल्कुल वाइट कलर की एक इसकी खांड है, वो तैयार हो जाती है। ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੰਡ ਜੀ? बिल्कुल चिट्टी। ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਕਾਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ इसमें से ये निकालेंगे ना, उसकी स्पीड में निकलेगा, चलेगा ना पूरी स्पीड में, जैसे वॉशिंग मशीन चलती है ना, पानी निकल जाता है, उसी में से इसमें से सारा रस वो निकल जाएगा, गंद का टाइप है, सीरा बोलते हैं जिसको। ਸੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ, उसको बिल्कुल वाइट ही बचेगा, फिर बिल्कुल वाइट होएगा। वो आज इसमें तैयार नहीं हो रही, वरना दिखा देते हैं आपको। एक मिनट लगती है यहाँ से भर के उसमें डालता है ना, वो जब पूरी स्पीड में चलती है, सीरा नीचे निकल जाएगा, चीनी उसके अंदर रह जाएगी, देसी खांड। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜੈਸੇ ਬੋਲਤੇ हैं ਵੀ ਜੋ ਖੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ? नहीं, वो तो जो फैक्ट्री है ना, बड़ी फैक्ट्री, उनमें हो सकता होगा। हाँ जी। यहाँ जो देसी खांड गुड़ और शक्कर, यहाँ तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसका पता नहीं। ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ हाँ, ਗਿਆ। ये ਪਰ सारा प्राकृतिक ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਲੱਗੀ ਆ ਵੱਡੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਚੂਸ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਸ ਚੂਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। उसका उसके बारे में उन्नी चिट्टी होगी। उसके बारे में नहीं पता, फैक्ट्री का नहीं पता, उसमें क्या प्रोसेस है उनका, क्या प्रोसेस ਇਹਦਾ चलता ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਕਰਕੇ ਆ, है। ਚਲੋ लेकिन यहाँ प्राकृतिक है, यहाँ किसी यहाँ केमिकल भी यूज नहीं होता किसी प्रकार का। ਕੱਲਾ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ हाँ, सिर्फ वो भी सिर्फ शक्कर में, चीनी में और गुड़ में किसी प्रकार का कोई सोडा भी यूज नहीं। ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜੀ? हाँ, वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन वाला फंक्शन है इसमें सारा। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਰਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੀਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਚਿੱਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। मक्खियाँ आगे लगभग ਆ ਗਏ ਜੀ, ਆ ਗਏ। तकरीबन तो को नहीं आए तो 15-20 आधे भी नहीं आए हैं, आधे आए अभी तो लगभग। अच्छा, चलो। जो प्राकृतिक खेती है वो हमारे दो ही पिलर पे रुकी हुई है, जिसका हम इनपुट देते हैं, वो जीवामृत और घन जीवामृत, दो नाम हैं उनके। यहाँ पर हम आपको जीवामृत बनाने की विधि बताएंगे, जीवामृत कैसे तैयार किया जाता है। इसके लिए हम ये 200 लीटर का एक प्लास्टिक का ड्रम लेते हैं। 200 लीटर पानी ड्रम के अंदर हम पानी डाल लेते हैं 170 से 180 लीटर के आसपास। उसमें फिर हम डालेंगे कितने किलो बोला हमने, गोबर 8 से 10 किलो। ये 8 से 10 किलो गोबर है, ये हमने अलग बाल्टी में पहले घोल लिया, कई बार अंदर घुल नहीं पाता, इसको हमने पहले ही घोल लिया। अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे, डालिए। ये गोबर है देसी गाय का। गोबर के बाद डालेंगे गौमूत्र, ये 8 से 10 लीटर गौमूत्र है, ये भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। उसके बाद डालेंगे हम बेसन, ये 1.5 से 2 किलो है बेसन है, इसको भी पहले मिक्स कर लेंगे ताकि उसके अंदर मिक्स होने में कोई समस्या ना आए। पानी में, अलग पानी में पहले इसको घोल लो, उसके बाद इसको भी इस ड्रम में डालना है। और फिर उसके बाद डालेंगे 1.5 से 2 किलो गुड़ या सीरा बोलते हैं। खैर कुछ पूछ रहे थे ना, वो सीरे का क्या काम करते हैं, सीरा यहाँ भी काम आता है। वो ये आपके ये सामने है ना, इसमें भी सीरा डाला भरा हुआ है, वहाँ से सीरा लाकर इसमें भर देते हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर ये मिट्टी है, लगभग आधा किलो मिट्टी और मिक्स कर देते हैं। ये 5 चीज़ें हुई, गोबर, गौमूत्र, बेसन और गुड़, और 5वीं मिट्टी। ये 5 चीज़ मिलाकर अच्छी तरह से घुमाते हैं इसको। बेसन की जगह कोई और भी डाल सकते हैं? नहीं, बेसन ही लेना है, दाल कोई सी भी हो सकती है। आप उसकी जगह मान लो चने की दाल नहीं है, मूंग की है, उड़द की है, अरहर की है, कोई भी जो आपको सस्ती मिले वो ले लो आप, लेकिन लेनी दाल है अपने।
तो इसमें ये, हाँ ये क्योंकि प्रोटीन है, ये जीवाणुओं का भोजन डायरेक्ट है, तो इसको इसलिए हम डाल लेते हैं उसमें। तो इसमें 5 चीज़ें मिलाई हमने, 5 चीज़ों को एक ड्रम के अंदर मिलाकर उसको डंडे से इस तरह से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। ये हमने सुबह शाम घुमाना है और उसके बाद फिर बोरी से ढक के रख देना है। जैसे ही कितना चਿਰ रखना है? इसको छाया में रखना है और डायरेक्ट सनलाइट ना आए और बरसात का पानी इसके बीच में ना जाए, तो हमने ये ध्यान रखना है सिर्फ। उसके बाद हमने सुबह इसको बोरी हटा के फिर घुमाना एक बार, उसके बाद फिर ढक देना है, फिर शाम को फिर बोरी हटाकर दोबारा फिर इसको एक बार घुमा देना है। तो इस तरह से हम 3-4 दिन, गर्मी के अंदर 3 से 4 दिनों में, सिर्फ 3 से 4 दिन में तैयार हो जाएगा, और सर्दी के महीनों में ये आपको 6 से 7 दिन में तैयार हो जाएगा। ऐसी कोई सी विधि नहीं है, आप चाहे केचुआ खाद ले लो, कोई दूसरी तरीके से ले लो कि जिसमें महीने लग जाते हैं खाद तैयार होने में, लेकिन ये ऐसी विधि है, ये सिर्फ 3 से 4 दिन में गर्मियों में और 6 से 7 दिन में सर्दियों में तैयार हो जाएगी। इसके बाद इसको अप्लाई कितने दिन में करना है? मान लो गर्मी में इसको हमने तैयार कर लिया ड्रम को, ये गर्मियों में 1 हफ्ते के अंदर ही इसको हमने खेत के अंदर अप्लाई कर देना है। सर्दियों में हम इसको 10, 12, 15 दिन, 2 हफ्ते तक रख सकते हैं। तो इसलिए जितना जल्दी बने उतना ही जल्दी हमने इसको खेत के अंदर अप्लाई कर देना है। तो ये ध्यान रखना है, ये इसको इससे ज़्यादा दिन ये ना रह पाए, क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं वो आपस में क्रिया करेंगे, फिर ऐसे जीवाणु भी बढ़ सकते हैं जो लाभदायक ना हो, उनकी संख्या बढ़ सकती है अगर मैंने जा पानी छड़ना, हाँ। ये जो एक ड्राम तैयार हुआ, ये 1 एकड़ की एक बार की खुराक हुई है। 1 एकड़ में हमने इसको चाहे पानी के साथ चलाना है या आप स्प्रे करना है, वो आपने देखना है। अगर पानी के साथ चलाना है तो पूरी 200 लीटर देना है 1 एकड़ में। अगर स्प्रे करना है, मान लो हम पानी नहीं दे सकते, ऐसी भी स्थिति आ सकती है, बूंदाबांदी होगी, पानी नहीं चला पा रहे हैं, तो फिर हमने इसको छानकर 1 एकड़ में 10 से 20 लीटर तक 1 एकड़ में 100 लीटर पानी में मिलाकर फिर स्प्रे कर देना है। देना जरूर है, अगर नहीं देंगे तो आपकी फसल जैसे यूरिया की कमी की वजह से पीली दिखती है वैसी नजर आएगी। ये आपका बिल्कुल यूरिया जैसा काम करेगा। फसल आपकी पीली है, आपने ये डाल दिया, तीसरे दिन ही आपकी फसल कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे गेहूं में 20 दिन के बाद पानी आ जाता है, 20-21 दिन बाद, हर पानी के साथ ही दे दो। गेहूं के तो बिल्कुल पानी का टाइम है ना, वो इसके साथ है, लेकिन कुछ फसलों में ज़्यादा दिनों गैप हो जाता है, फिर बीच बीच में आप स्प्रे करते रहिए। पानी नहीं भी लाना वैसे भी दे सकते हैं 15-20 दिन बाद। हाँ, कैसे दे दो, बिल्कुल स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इस सभी फसलों में इसको हम कर सकते हैं। तो ये तो हमारा जीवामृत बनाने की विधि है। इसके अलावा हमने 5 चीज़ों के अलावा इसमें कुछ भी चीज़ मिलानी नहीं है। 6 पानी है, ये देख रहा, हाँ 6 पानी है, और इसमें कुछ, हाँ पानी साफ पानी होना चाहिए, और इसके बाद कुछ रूढ़ी की खाद डालने की जरूरत नहीं, रूढ़ी की खाद अलग चीज़ है। हाँ, अब बताते हैं आपको घन जीवामृत। आ जाओ इधर डॉक्टर साहब। हाँ जी, आ जाओ, अब इधर आ जाओ, अब सारे इधर आ जाओ। जीवामृत और घन जीवामृत 2 चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हमने बताया जीवामृत के बारे में। ये है हमारा घन जीवामृत। ये कैसे तैयार करते हैं, क्योंकि इसको हमने, जैसे हम फसल बोने से पहले DAP डालते हैं, सुपर डालते हैं, इसको हमने नीचे डालना है फसल बोने से पहले। इसको कैसे तैयार करते हैं, जैसे हम पशु बाड़े से गोबर लेकर आते हैं, उसको धूप में छिदा देते हैं सूखने के लिए। थोड़ा सूख जाता है, उसको फिर या किसी डंडे से पीट लेते हैं। ये तो इनका ज़्यादा है, ये ऊपर से ट्रैक्टर घुमा देते हैं ताकि ब्रीक कर देते हैं उसको, पानी भी निकल जाता है और ब्रीक भी हो जाता है। ब्रीक होने के बाद इसको सारे को यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद इसके 1 क्विंटल अंदाज़ा लगा लेते हैं ये कितने क्विंटल का होगा। 1 क्विंटल के अंदर हम उतना ही डालेंगे जितना हमने उस 1 ड्रम के अंदर डाला है। 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो बेसन और थोड़ी मिट्टी और दोबारा से गोमूत्र, ताकि दोबारा थोड़ा ये गीला हो जाए। तो उस हिसाब से सारी चीज़ें मिक्स करके इसको एक बार मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। थोड़ा सा ये दोबारा नरम हो जाना चाहिए। अब इसके ऐसे जैसे अब तो नहीं हो रहा ये, तो थोड़ा सा ये लड्डू जैसा बनना चाहिए, धूल उड़नी नहीं चाहिए। थोड़ा सा अगर ये नरम हो जाएगा, फिर हम इसको बोरी से ढककर ऐसे थोड़ा फैलाकर 1-2 फुट ऊंचा करके बोरी से फैलाकर ढक देते हैं बोरी से। उसके बाद हम इसको 3 दिन के बाद बोरी हटाकर देखते हैं। गर्म निकलेगा, पहले बार तो पक्का है कि गर्म ही निकलेगा। तो उसके बाद आपने उसको पलटी मारनी है
और उसको पलटी मार के थोड़ा खाली छोड़ दो ताकि ठंडा होने दो उसको, उसकी गैसें वगैरह वो निकलने दो। उसके बाद फिर आपने दोबारा उसको इकट्ठा करके फिर बोरी से ढक के फिर रख देना उसी तरीके से। तो दोबारा फिर 3 दिन के बाद उठाएंगे। अगर उसके बाद आप हाथ मार के देखेंगे उसके अंदर अगर गर्म है तो दोबारा उसकी पलटी मारकर दोबारा फिर उसको थोड़ी देर हवा छोड़ के दोबारा फिर ढक देंगे। अगर ठंडा मिल गया फिर दोबारा ढकने की ज़रूरत नहीं है। कई बार 3 बार में, कई बार 4 बार भी लग जाती है इसको ठंडा होने में। जिस दिन आपको वो बिल्कुल ठंडा हो गया इसका मतलब वो तैयार हो गया, उसके बाद आप इसको रख सकते हो 6 महीने तक भी। वो तैयार होने के बाद आप इसको इकट्ठा कर लीजिए, या आप कट्टे बोरी किसी में डालिए, या आप उसको जहाँ भी रखना चाहे रख सकते हो। तो इसको हम 5 से 6 महीने तक सुरक्षित रख सकते हैं। जब भी आपको फसल में ज़रूरत पड़े, सब्जी में ज़रूरत पड़े, तो इसकी 8 से 10 क्विंटल हमने डोज देनी है। वैसे हम नॉर्मली गोबर की खाद है 20-20 टन दे देते हैं, 40-40 टन है ना, चला जाता है, काफ़ी कई ट्रालियाँ डालते हैं। इसमें सिर्फ 10 क्विंटल 1 एकड़ में काफ़ी है। अगर हम अपने गोबर को इस तरह से बनाएंगे तो वो भी आपका काफ़ी एरिया में काम करेगा। जैसे इन्होंने पीछे देखा होगा गोबर है, ये भी सुखा रखा, अभी ये सूख जाएगा, इसमें भी दोबारा ये मिलाकर अब दोबारा नए खेत में जैसे गन्ना लगाएंगे या दूसरी सब्जी लगाएंगे उसमें ये चलाते हैं। तो इसका जो प्राकृतिक खेती, मान लो हम केमिकल खेती कर रहे हैं, हमने प्राकृतिक खेती में आना है, तो उसका सबसे बेस्ट टाइम क्या है? गेहूं के बाद, गेहूं कटाई के बाद हमारे पास टाइम होता है 2-3 महीने का। उसमें हम फसल गेहूं कटाई करते ही उसमें हमने मूंग, ढैंचा या कोई भी दाल वाली फसल बो देनी है उस खेत के अंदर। साल की संभावना होती है कि पहले साल ही आपकी प्रोडक्शन कुछ कम आएगी, अगले साल अगर आप सही तरीके से मिलाएं अगले साल तो आएगी ही नहीं कम, लेकिन पहले साल आपने हो सकता है जितना ज़्यादा आप मिले उतना ज़्यादा ही मिलाएं। उसके बाद फिर आप खेत तैयार हो जाएगा, फसल बिजाई कर दोगे। गेहूं में तो जैसे छोटी गेहूं होती है उसमें भी इसको 1 से 2 क्विंटल तक आप बुरक सकते हो। उसके बाद पानी दो, हर पानी में आपने जीवामृत मिलाना है, ये ध्यान रखना है, बस हर पानी में देना है। गाय का होना चाहिए, देसी गाय। हाँ, वैसे देसी गाय का गोबर होना चाहिए। देसी गाय में माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर के अंदर 300 करोड़ जीवाणु पाए गए हैं। कल आचार्य देव जी वीडियो देखी होगी आपने, है ना। और जो हमारी भैंस है या दूसरी गायें हैं उनमें लाखों में है, तो कई गुना उसमें ज़्यादा है। तो इसीलिए तो इसकी क्वांटिटी सिर्फ 10 क्विंटल में आ गई, वरना फिर आपको 100 क्विंटल डालनी पड़ जाएगी अगर हम दूसरा गोबर लेंगे। तो इतनी क्वांटिटी के लिए फिर पशु रखने पड़ जाएंगे। आजकल कितने पशु रखते हैं लोग? पशु तो रखते ही नहीं। तो इस करके हाँ, देसी गाय ही रखनी पड़ेगी, चाहे 1 रख जाए, 1 से ही काम चल जाएगा। देसी गाय में सिर्फ आपने 1 गाय से ही आप खेती कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, वैसे तो 30 एकड़ की भी कर सकते हैं 1 गाय से, क्योंकि जो 1 ड्रम है हमने तैयार किया है वो 1 दिन के गाय के गोबर और मूत्र से तैयार हो गया। 1 दिन का गोबर 8-10 किलो कर देती है गोबर, और 8-10 लीटर गौमूत्र। बाकी तो गुड़ और बेसन मिक्स करना है, तो अगले दिन का दूसरे ड्रम में, तीसरे दिन का तीसरे ड्रम में। तो इस तरह से आप हर दिन में 1 ड्रम तैयार कर सकते हो, तो कितने भी एकड़ की खेती कर सकते हो आप। साहिवाल भी देसी गाय में आती है। हाँ, साहिवाल भी। अब अंदर चलते हैं, दिखाएंगे कौन कौन सी देसी है। इसमें देसी ज़्यादा हैं, कुछ HF भी हैं वैसे। यहाँ पर किसी भी गाय को रस्सा बांध के नहीं रखते, सभी गायें खुली रहती हैं ओपन में। इनको चारा डालने के लिए वो रास्ता बीच में बना रखा है, चारा वहीं डलता है सिर्फ सभी गायों का, और बीच में पानी के लिए ये हौद बना रखे हैं। और बाकी फिर ये खुला जगह है, जिनको पानी पीना था पानी पी लेती है, जिनको ठंड लगती है वो बाहर चली जाती हैं, जिसको बाहर गर्मी लगती है अंदर चली जाती है। अपनी मर्जी है, फ्री है। इसीलिए ये इतनी गायें आपस में लड़ती नहीं। कुछ किसान कहते हैं ना, ये लड़ती क्यों नहीं, इतनी गायें हमारे 2 आपस में लड़ती रहती है। वो इसलिए लड़ती रहती हैं कि वो बंधी हुई हैं। खुली गायें लड़ती नहीं, क्योंकि वो सारी खुली हैं। इसमें ये बीच में ये पाइपें सी लगा रखी हैं। इनका क्या मकसद है? इसमें कुछ गायें है ना, जब बैठ जाती है तो दूसरी गायें तंग करती हैं, तो इसमें दूसरी गायें ऊपर नहीं चढ़ पाती, इस वजह से ये लगाया। और इसकी जो लंबाई है वो नॉर्मली इतनी कर रखी है, अगर यहाँ खड़ी होकर गोबर या मूत्र करेगी ना, वो बाहर गिरेगा, अंदर गिरने की संभावना कम होती है उसका अलग करने के लिए। हाँ, कुछ नहीं कहना। तो हम कल से एक बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती के लिए क्या चाहिए? देसी गाय, है ना। देसी गाय का बार बार जिक्र हो रहा है, देसी गाय चाहिए। तो देसी गाय की हमें पहचान भी तो होनी चाहिए, कौन सी देसी गाय हैं। तो देसी गाय की बेसिक पहचान क्या है, बता सकते हो आप में से कोई? हाँ, दो ही चीज़ है मेन, 2 से ही पता लग जाएगा, दूर से पता लग जाता है देसी गाय कौन सी है। सबसे पहले क्या है ये देखना हमने, कुछ बन बोलते हैं, कुछ कुब्बड़ बोलते हैं। ये गर्दन पे ये होना चाहिए, और नीचे ये गलकंबल या झालर बोलते हैं ना,
ये 2 चीजें आपके वहाँ लोन बोलते हैं इसको। अच्छा ये हाँ वो भी हाँ ये इसको झालर बोलते हैं वैसे तो ये 2 दूर से ही नजर आते हैं लक्षण, आप पहचान सकते हो ये देसी गाय हैं। आपने ये नहीं देखना है इसका कलर कैसा भी हो सकता इसका रंग गोरा है, काला है, सफ़ेद है, नीला है, भाई इससे कोई फ़र्क है, उसे कोई फ़र्क नहीं है। वो हर स्टेट की अलग हो सकती है, साइज भी छोटा बड़ा हो सकता है। हिमाचल की तरफ पहाड़ी में जाओगे गाय इतनी छोटी छोटी मिलेंगी आपको, है ना। आप उधर साउथ में चले जाओगे बड़े बड़े सींग वाली नज़र आएंगी। अपने यहाँ आओगे हरियाणा में ये इस तरह की गाय नज़र आएंगी। तो यानी कलर तो कलर का कोई फ़र्क नहीं है। हमने ये देखना कि देसी होनी चाहिए। यहाँ पर इस एरिया में हमारे पास 4-5 किस्म की गायें हैं। तो ये जो गाय हैं ये कौन सी नस्ल है? ये गिर है। गिर में क्या पहचान है? इसका जो मत्था है वो हाथी की तरह गोल होगा और कान नीचे लटके हुए होंगे, लंबे लंबे कान होंगे। और साहिवाल में इसमें क्या अंतर है? ये आगे साहिवाल खड़ी है, ये आगे साहिवाल खड़ी है, कान इससे बहुत छोटे होते हैं और माथा भी इस तरह से गोल नहीं होगा, उसका छोटा माथा होगा। बिल्कुल ये साफ इनमें अंतर है आपस में। ये वो साहिवाल हैं, ये गिर हैं, ये बीच में अपनी हरियाणा खड़ी है और कुछ 1-2 का कुछ डार्क सा ब्लैक कलर होगा, वो रेड सिंधी है। तो इस तरह से 4-5 किस्म हमारी यहाँ पर गाय की है। ये इनमें से कोई भी गाय हो वो सारी देसी हैं, आप इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हो। गोबर गोहे वास्ते रखा के दूध भी देती है, दूध भी देती है, दूध भी देती है। ये जो देसी गाय हैं जो ये गिर है ये 10 से लेकर 20 लीटर तक दूध दे देती है। साहिवाल भी 10 से 20 दे देती है। ये देसी हैं, ये 8 से 12, 13, 14, 15 तक मैक्सिमम जाती हैं। हाँ तो इस तरह का ये दूध देती हैं। लेकिन जो HF हैं उनका तो लिमिट ही नहीं है, वो 50 लीटर भी चली जाती हैं, 40 लीटर भी है। गुरुकुल के पास ऐसी काफ़ी गायें हैं जो 40 लीटर से ऊपर दूध देती हैं, काफ़ी गायें हैं। आप शाम को देखते हैं वहाँ लाइन लगी रहती है, तो वो दूध बेचने के लिए वो रख रखी है बच्चों के लिए। इसका तो कोई मतलब का पता नहीं इसका, लेकिन जो वो है ना वो 286 नंबर है, वो इनका नंबर है स्पेशल। क्योंकि इतनी गायें हैं, क्या पता लगेगा कौन गाय कब नोई हुई, क्या कब दूध देना छोड़ा, कितना दूध देती है, उसका 286 नंबर इनको कंप्यूटर में डाल रखा होगा। ये फलानी गाय हैं, इतना दूध देती है, इसमें इतने का टिक्का लगवाया, कितनी तारीख को ब्याएगी, वो सारा रिकॉर्ड करने के लिए वो लगाई गई है बेल्ट इनके बीच में। तो इस तरह से इनका जो गोबर है वो सारा यहाँ से इकट्ठा करते हैं। गौमूत्र है इसमें इकट्ठा हो जाता है, इसमें बीच बीच में इन्होंने वो जाली लगा रखी है ताकि जो बरसात है तो गोबर मूत्र आए ना, वो इसमें इकट्ठा हो जाता है। यहाँ से फिर वो कलेक्ट कर लेते हैं। सिर्फ गौमूत्र थोड़ा सा कलेक्ट करने में वो आती है दिक्कत, साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा अपने, तब आएगा। जो जहाँ पर इनके वो हैं वहाँ पर वो लगा देते हैं, जो जैसे बाथरूम में होती है ना जाली, ताकि उससे पानी इसमें यहाँ इकट्ठा हो जाए। तो इसके बाद सुबह शाम सुबह इनको धुलाई करते हैं, फर्श की इसको डेयरी वाश बोलते हैं। वो भी सारा इकट्ठा होके जहाँ से अपने एंट्री करी थी ना, अपने तालाब से देखे होंगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਰੂਮ ਹੋਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। 8:09 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੈਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।